नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है आखिर केशव और भावना के बच्चों ने उनके साथ क्या किया। अरुण और केशव दोनों बचपन से ही दोस्त रहे। नौकरी व विवाह के बाद भी उनकी निकटता बनी रही। अरुण की पत्नी भावना को केशव की पत्नी रचना का साथ भी अच्छा लगता। दोनों मित्रों की पत्नियां जब तब बतियाती रहती। अरुण की दोनों बेटियां मीता व गीता अपनी पढ़ाई लगभग पूरी कर चुकी थीं और बेटा उज्जवल अभी डॉक्टरी के तीसरे वर्ष में पढ़ रहा था। मीता की शादी में केशव अपने बेटे सौरभ व बेटी ऋचा के साथ मुंबई यथासमय पहुंच गए थे। दोनों परिवार के बच्चे जब एक दूसरे के साथ रहे तो संबंध और भी पक्के हो गए। एक दिन अचानक अरुण को केशव से अत्यंत दुखद समाचार मिला। उसकी पत्नी रचना रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर सीढ़ियों से फिसलकर गिर जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गई है। अरुण और भावना के मुंबई पहुंचने से पहले ही रचना की मौत हो गई। बचपन के मित्र के कष्ट को समझते हुए भी अरुण और भावना संवेदना के दो शब्द के अलावा कुछ भी समझा नहीं पाए। केशव दुखी व नितांत अकेले रह गए थे। उनकी बेटी ऋचा ससुराल में थी और सौरभ की भी नौकरी दूसरे शहर में थी। लौटते हुए केशव से वे कहकर आए थे, जब भी मन करे हमारे पास आ जाया करना, मन कुछ बदल जाएगा। अरुण के बेटे उज्जवल के विवाह पर केशव मित्र के आग्रह पर कुछ पहले आए थे। मीता और गीता के विवाह में वह पत्नी रचना के साथ आए थे। वे दिन आंखों के सामने बार बार आ जाते। अरुण और भावना उनके दुख को समझ रहे थे, अतः उन्हें हर तरह से व्यस्त रखने का प्रयास करते ताकि मित्र अपनी पीड़ा को कुछ सीमा तक भुला सके। बाद में केशव का मन अपने अकेलेपन से बहुत उचाट होता तो वह अरुण के पास ही आ जाते। मुश्किल से 2 साल गुजरे होंगे कि अरुण भी गंभीर रूप से बीमार हो गए और केवल 1 माह की बीमारी के बाद भावना अकेली रह गई। बेटियां और उज्जवल भावना को बारी बारी से अपने साथ ले भी गए, पर वह 3-4 महीने में घूम फिर कर दोबारा अपने घरौंदे में वापस आ गई। पति के साथ सुख दुख की यादों के बीच उसे घर में हर तरफ अरुण ही दिखाई पड़ते। कभी ऐसा आभास होता कि अरुण किचन में उसके पीछे आकर खड़े हैं और दूसरे ही क्षण उसे लगता जैसे अरुण उसे समझा रहे हैं कि मैं तुमसे दूर नहीं हूँ भावना, बल्कि तुम्हारे बिल्कुल पास हूँ। और भावना चौंक पड़ती। भावना का अपने बच्चों के पास मन नहीं लगता। जब केशव ने यह सुना तो हिम्मत करके कुछ दिन का अवकाश लेकर भावना के पास आए। उन्हें देखकर भावना बिखर पड़ी। अरुण की यादें जो ताज़ा हो गईं। जब रचना नहीं रही और केशव आते तो अरुण बार बार भावना से कहते, मैं चाहता हूँ जो चीज़ें नाश्ते व भोजन में केशव को पसंद है वही बने। जब तक वह हमारे साथ है हम उसकी ही पसंद का खाना व नाश्ता करेंगे। भावना अरुण की बात इसलिए नहीं रखती कि केशव उसके पति के दोस्त हैं, बल्कि इसका दूसरा कारण भी था कि रचना की मृत्यु से केशव के प्रति उसे गहरी सहानुभूति हो गई थी। लेकिन अब सब कुछ परिवर्तित रूप में था। अब भावना किचन में घुसती ही नहीं। केशव ही जो कुछ बना सकते थे बना लेते, पर खाते दोनों साथ साथ। भावना ने काफ़ी समय तक बातें भी ना के बराबर की। केशव कहते तो वह टटसट सी सुनती, जवाब नपे तुले शब्दों में देती। केशव स्वयं चोट खाए हुए थे, इसलिए भावना की पीड़ा को समझते थे। वह उसे समझाने का प्रयास जरूर करते। जीवन मृत्यु में किसी का दखल नहीं चलता। इंसान खुद परिस्थितियों के अनुसार जीवन व्यतीत करने को मजबूर है। घाव कुछ हल्का होने पर इंसान स्वयं अपने आसपास छोटी मोटी खुशियाँ खोजने का प्रयास करे। हमें इस तथ्य को अपनाकर ही चलना होगा। भावना जी। भावना की आंखों से बस आंसू टपकते रहते। वह बोलती कुछ नहीं। केशव जाने लगे तो भावना से यह वादा जरूर लिया कि वह अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखेगी। मन ठीक नहीं है तो क्या, तन को स्वस्थ रखना जरूरी है।
समय के मरहम से भावना का घाव भरा तो केशव का जब तब आना उसे अच्छा लगने लगा। बातें भी करनी शुरू कर दी। नाश्ता भोजन भी उनके पसंद का बनाने लगी। केशव को भी भावना के यहाँ आना अच्छा लगता। मीता, गीता व उज्जवल भावना से मिलने आए हुए थे, तभी केशव भी आ गए थे। बेटियां चाह रही थी कि माँ उनके साथ या भाई के साथ चले, लेकिन भावना तैयार नहीं हुई। उनका कहना था कि उन्हें अपने इसी घर में अच्छा लगता है। बच्चे माँ को समझ रहे थे, जहाँ उन्हें अच्छा लगे वहीं रहें। हाँ, उन्हें इस बात का अंदाज़ा जरूर लग गया था कि केशव अंकल के यहाँ रहने से माँ के मन को कुछ ठीक लगता है। अंकल बरसों से उनके पारिवारिक मित्र रहे हैं और काफ़ी समय उन लोगों ने साथ साथ गुजारा भी है। मीता और उज्जवल सोच रहे थे कि केशव अंकल जितना भी माँ के साथ रह लेते हैं, कम से कम उतने समय तो वे लोग माँ की तरफ से निश्चित से रहते हैं। वैसे बच्चे चाहते कि उनमें से कोई एक माँ के पास अवश्य रहे, लेकिन जब यह संभव नहीं था तो वे केशव अंकल पर ही निर्भर होने लगे और सागरा उनसे कहते भी, अंकल, हम माँ पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहते, पर आपसे आग्रह करते हैं कि उनका हाल चाल पूछते रहेंगे। हम लोग भी यथासंभव शीघ्र आने का प्रयास करते रहेंगे। एक दिन केशव ने हिम्मत करके कहा, भावना, मैं समझता हूँ कि तुम्हारा कष्ट ऐसा है जिसका भागीदार कोई नहीं हो सकता, फिर भी हिम्मत करके कह रहा हूँ, यदि आप अपने जीवन में किसी हैसियत से मुझे शामिल करना चाहो तो मैं आपकी शर्तों के साथ आपको स्वीकार करने को सहर्ष तैयार हूँ। इससे न केवल एक को बल्कि दोनों को सहारा और बल मिलेगा। थोड़ा विराम देकर केशव ने पुनः कहा, आपके हर निर्णय का मैं सम्मान करूँगा। आप इस बात से भी निश्चित रहिए कि हमारी दोस्ती के रिश्ते पर कोई आँच नहीं आएगी। भावना ने पलक उठाकर केशव की तरफ देखा। वह मन से यही चाहती थी। केशव की बात अपनी जगह सही है। अब वह भी खुद को अरुण के अभाव में अकेली और बेसहारा अनुभव करती हैं। वह कोई गलत अथवा अनुचित कदम उठाना नहीं चाहती। उसके समक्ष उसका परिवार है, बच्चे हैं और सबसे बड़ा समाज है। केशव की बात का कुछ जवाब दिए बिना वह किचन की तरफ बढ़ गई। केशव ने भी फिर कुछ कहा नहीं। केशव के बेटे सौरभ और बेटी ऋचा को यह पता था कि जब से माँ मरी हैं, पिताजी बहुत दुखी, उदास व नितांत अकेले हैं। यह बात दोनों बच्चे अच्छी तरह जानते थे कि पापा को अरुण अंकल और भावना आंटी के यहाँ जाना हमेशा ही अच्छा लगता रहा, और आज जब आंटी नितांत अकेली व दुखी हो गई हैं, तब भी सौरभ ने ही ऋचा से कहा, क्यों ना हम भावना आंटी के मन का अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें। यदि उनके मन में पापा के लिए कोई जगह होगी तो हम उनसे ज़रूर कुछ कहना चाहेंगे। आंटी का साथ पाकर पापा के दिन भी अच्छे से गुजर सकेंगे। सौरभ और ऋचा ने भावना के पास जाने का निश्चय किया। केशव भावना के यहाँ ही थे। अचानक सौरभ को फ़ोन से पता चला कि भावना आंटी को सीरियस बीमारी है। फिर तो दोनों भाई बहन तुरंत ही वहाँ के लिए निकल पड़े। मीता, गीता तथा उज्जवल का परिवार सब पहुँच चुके थे। दरअसल कई दिनों से भावना का मन ठीक नहीं था। उलझन और अनिश्चय से भरा अंतर्मन समुद्र मंथन सा मथ रहा था। कहीं केशव की बात और अपना तौपूर्ण व्यवहार उसे अपनी तरफ खींचता, तो कभी पति के साथ बिताए दिन यादों को झकझोर देते, तो कभी जीवन में आया अकेलापन भी अपना कोई साथी ढूंढता। सब तरफ से घिरे मन को भावना ने अच्छी तरह से टटोला परखा तो यही लगा कि पति के अभाव में वह कुछ सीमा तक अकेली और दुखी जरूर है, पर उसे किसी और बात का अभाव नहीं है। दूसरी बात, वह हर कदम अपने बच्चों और परिवार को साथ लेकर ही चलना चाहेगी। सोचती हुई भावना ने अपने मन में निश्चय किया कि केशव जैसे अब तक अरुण के दोस्त रहें, बस वही दोस्ती का रिश्ता अब भी बना रहेगा। अपने फैसले से संतुष्ट भावना ने तय किया कि
कल सुबह वह केशव को उनकी उस दिन कही बात के बारे में अपना फैसला जरूर सुना देगी। लेकिन मन में तनाव के चलते रात को भावना का रक्तचाप काफ़ी बढ़ जाने से उसे जबरदस्त हार्ट अटैक पड़ गया। केशव ने फौरन उसे अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों ने 72 घंटे उसे आईसीयू में रखा था। 1 सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद ही भावना घर आ सकी। 15 दिनों तक मां के साथ रहने के बाद ऑफिस व बच्चों के स्कूल के चलते मीता, गीता और उज्जवल वापस जाने की तैयारी में लग गए थे। केशव के दोनों बच्चे सौरभ व ऋचा तो 2 दिन बाद ही चले गए थे। उज्जवल ने मां को ले जाना चाहा, लेकिन भावना अभी इस स्थिति में नहीं थी कि सफ़र कर सके। बच्चे जानते थे कि मां की सेवा में केशव अंकल का अहम स्थान रहा। वह अभी भी भावना को अकेली छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं थे। केशव का भावना के प्रति आत्मीय भाव व सहृदयता से की गई सेवा ने सिर्फ भावना के ही नहीं बल्कि दोनों के बच्चों के अंतर्मन को गहराइयों से छू लिया था और अपनी माँ व पिता के प्रति एक सुखद फैसला लेने को प्रेरित किया। जाने से पहले मीता और उज्जवल ने सौरभ और ऋचा से फ़ोन पर लंबी बातचीत की। इसी के साथ उन्होंने अपने सोचे फैसले के प्रति मन को पक्का भी कर लिया। एक दिन भावना ने देखा कि अचानक उसके बच्चों के साथ केशव के भी दोनों बच्चे आए हैं। उसने सबसे बेहद अनुनय के साथ कहा, तुम सब ने तथा केशव अंकल ने मेरी बहुत सेवा की। शायद उनके यहाँ होने से ही मुझे दूसरा जीवन मिला है। यदि उस दिन केशव अंकल यहाँ ना होते तो मीता ने माँ के होठों पर हाथ रखकर आगे बोलने से रोक दिया। अचानक उसे याद आया जब 11 दिसंबर को उसकी शादी में केशव अंकल सपरिवार आए थे तो पापा ने उनसे मुस्कुरा कर कहा था, जानते हो केशव, मैंने मीता की शादी के लिए यह दिन चुनकर क्यों रखा? यह बड़ा शुभ दिन है, हमारी भावना का जन्मदिन जो है। तो यह बात तुमने आज तक मुझसे छुपा कर क्यों रखी? और साथ में यह भी भूल गए कि 11 दिसंबर को मेरा भी जन्मदिन होता है। केशव अंकल के इतना कहने के बाद अरुण ने खुश होकर उनको बाहों में भर लिया था। फिर तो केशव अंकल और माँ को बधाई देने वालों का घर में तांता सा लग गया था। मीता ने कहा, माँ, जब से मेरी शादी हुई है मैं अपने विवाह की वर्षगांठ पर कभी आपके पास नहीं रही। इस बार मेरी दिली इच्छा है कि इस शुभ दिन का जश्न मैं और यश आपके साथ मनाएं। और मैंने तो अपनी शादी की इस सालगिरह के लिए होटल भी बुक करा लिया है। कुछ खास मेहमानों के पास केशव अंकल, सौरभ, भैया तथा ऋचा भी रहेंगी। माँ, उस दिन आपका भी तो जन्मदिन होता है। हम दोनों यह दिन सुंदरता से एक साथ मनाया करेंगे। भावना को बेटी की बात सुनकर अच्छा लगा। इसी बहाने घर में कुछ दिन तो रौनक रहेगी। उसे याद था कि इस दिन केशव का भी जन्मदिन होता है, लेकिन उसने मीता से इसका कोई जिक्र नहीं किया। निश्चित दिन से एक दिन पहले ही ज़्यादातर लोग आ गए, इसलिए अगले दिन सुबह से ही घर में चहल पहल का माहौल बना हुआ था। जहाँ मीता और यश को सब बधाई दे रहे थे, वहीं भावना और केशव भी अपने अपने जन्मदिन की बधाई स्वीकार कर रहे थे। संध्या समय घर के सभी लोग होटल पहुंच गए। होटल में आकर्षक सजावट की गई थी। एक तरफ शहनाई वादन की व्यवस्था की गई थी। विवाह की वर्षगांठ के मौके पर मीता और यश की जयमाल होने के साथ ही तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी मुस्कुराती मीता केशव के पास आकर आग्रहपूर्वक बोली, प्लीज़ अंकल, 1 मिनट के लिए उधर मंच पर चलिए। केशव भी बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ हो लिए। दूसरी तरफ ऋचा भावना को साथ लेकर मंच पर आई। मीता और ऋचा ने आमने सामने खड़े भावना और केशव के हाथों में बड़ा सा फूलों का हार पकड़ाते हुए हंसकर कहा, जानते हैं अंकल और आंटी, आप इसका क्या करेंगे? हाँ, तुमको और यश जी को शादी की वर्षगांठ की खुशी में पहनाना है। केशव ने मुस्कुराकर कहा,
नहीं, आज मम्मी का जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में यह हार आप उनको पहनाएंगे। मीता ने हंसकर कहा। और आंटी, आज मेरे पापा का भी जन्मदिन है। मीता के कहने के तुरंत बाद ऋचा ने कहा, इस खुशी में आपको हार पापा को पहनाना है। अपने अपने हाथों में हार पकड़ते केशव और भावना आश्चर्य से भरकर बच्चों की तरफ देखने लगे। अपने लिए बच्चों की इस खूबसूरत कोशिश पर दोनों का दिल भर आया और उन्होंने बच्चों का मन रखने के लिए एक दूसरे को जयमाला पहनाकर रस्म अदा कर दी। मीता और ऋचा ने तालियां बजाते हुए सबके सामने कहा, अब आप दोनों दोस्त से आगे एक दूसरे को स्वीकार करके एक दूसरे के होकर रहेंगे। हमारा यह प्रयास बस आप लोगों को अपनी स्थायी पीड़ा और अकेलेपन से कुछ सीमा तक निजात दिलाने के लिए किया गया है। बच्चों के साहस और प्रयास की सबने मुक्त कंठ से सराहना की। तालियों की गड़गड़ाहट से होटल का हॉल गूंज उठा। केशव ने अनुग्रहित नज़रों से बच्चों की तरफ देखा, जिन्होंने अत्यंत खूबसूरती से सबको साक्षी बनाकर उनके मिलन को स्वीकार किया था। दोस्तों, आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट्स में अवश्य बताएं। आप सभी का धन्यवाद।